दीना पब्लिक स्कूल पार्ट 3। पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद ने ऐलान किया कि वो ऑल पाकिस्तान क्विज मुकाबला करवा रहे हैं। हमने भी उस मुकाबला में हिस्सा लेने के लिए अपने स्कूल के एक बच्चे सफ़ीर अहमद का नाम दे दिया। मैंने बच्चों की ज़हनी सलाहियतों में इजाफा के लिए स्कूल के निसाब में अपनी तरतीब दी हुई एक किताब भी लगाई हुई थी, जिसमें आर्मी ISSB के इंटेलिजेंस टेस्ट के मेयार को मलूज़े खातिर रखा गया था और उसमें हर साल जदीद मालूमात का इजाफा भी किया जाता था। हमने सफ़ीर अहमद को उस किताब और दीगर ज़राए से खूब तैयारी करवाई थी। मुकाबला शुरू हुआ और कई मराहिल से गुजरते हुए बिलाखिर दीना पब्लिक स्कूल फाइनल में पहुंच गया। जिस रोज़ फाइनल की रिकॉर्डिंग थी, उस रोज़ हाल को हाजरीन के लिए 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। हमारे स्कूल से असातिज़ा और बच्चों की एक बड़ी तादाद अपने हिस्सा में बैठे हुए थे। हमारे मुकाबला में जो स्कूल था वो एबटाबाद से आया था और आर्मी के एक ब्रिगेडियर साहब की मलकियत था। रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले उस स्कूल की हेड टीचर अपने स्टाफ के साथ हमारे पास आई और पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं। जब उन्हें ये पता चला कि हमारा स्कूल उर्दू मीडियम है और जेहलम के नज़दीक एक छोटा सा कस्बा दीना है, हम वहाँ से आए हैं, तो उन्होंने बड़े तमस्खराना अंदाज में फिक्रे कसे कि लो, इस पेंडू स्कूल ने हमारा क्या मुकाबला करना है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है, घोड़ा और मैदान दोनों हाजिर हैं, थोड़ा सब्र करें, नतीजा ही बताएगा कि ट्रॉफी किसके हिस्सा में आती है। मुकाबला शुरू हुआ और आखिरी सवाल आने से पहले तक दोनों बराबर जा रहे थे। आखिरी सवाल में सफ़ीर अहमद ने बाजी मार ली और ट्रॉफी हमारे स्कूल ने जीत ली। बड़ा बोल बोलने वाले मुंह छुपाते नजर आए। PTV इस्लामाबाद ने बाद अज़ां बच्चों के 2 प्रोग्रामों में भी दीना पब्लिक स्कूल को मदऊ किया। इन प्रोग्रामों में हाजरीन और अदाकारी करने वालों की अक्सरियत हमारे ही स्कूल से थी। हमें बावसूख ज़राए से खबर मिली कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के फातेह कप्तान इमरान खान शौकत खानम हॉस्पिटल की फंड रेजिंग के सिलसिला में मीरपुर आ रहे हैं और उनकी गाड़ी मंगला रोड से फलां तारीख को इतने बजे गुजरेगी। मैंने उनकी इंतज़ामिया से रब्ता किया और उन्हें बताया कि हमारे स्कूल के बच्चे और अमला भी हस्बे हैसियत उस कार खैर के लिए चंदा जमा कर रहे हैं और जो रकम भी जमा हो सकी उसे इमरान खान के गोश गुजार कर देंगे। हमारी गुजारिश जब इमरान खान तक पहुंची तो उन्होंने स्कूल मेन गेट के सामने गाड़ी रोककर पैसे वसूल करने की हामी भर ली। मुकर्ररा वक्त पर इमरान खान ने ना सिर्फ गाड़ी रोकी बल्कि गाड़ी से नीचे उतरकर मुझसे मुसाफा किया, शुक्रिया के कुछ कलमात अदा किए और वक्त की कमी के बायस स्कूल के अंदर ना जा सकने पर अफसोस का इजहार किया। पैसे वसूल करने के बाद कहा कि उनकी जानिब से स्कूल के बच्चों और अमला का शुक्रिया अदा कर दूं। स्कूल उन दिनों अरूज पर चल रहा था और तालिब इल्मों के तादाद बढ़ते बढ़ते 1000 से तजावज़ कर गई थी। इलाका के दीगर प्राइवेट स्कूल के मालिकान कारोबारी रकाबत में जल भुन रहे थे। उन्हीं में से एक स्कूल ऐसा भी था जिसके क़याम में और उसे कामयाबी से चलाने की तगोदो में मेरी बीवी और मैं हमेशा पेश रहे थे। उनसे कुर्बत की वाहिद वजह यह थी कि उन हज़रत ने मेरी बीवी को अपनी मुंह बोली बहन बनाया हुआ था। दोनों ख़ानदानों के इंतहाई घरेलू किस्म के ताल्लुकात थे। हम उनकी अयारियाँ न समझ सके कि बगल में छुरी मुंह पे राम राम के मसादिक अंदर ही अंदर वो हमसे हसद करते हैं। मेरे स्कूल के कुछ टीचर्स को सुबह देर से आने की आदत थी। आए दिन की सरजनिश का भी उन पर कोई असर न हो रहा था। मैंने मर्दाना टीचरों की मीटिंग में उनसे ही मसला का हल दरियाफ्त किया तो सब ने इस बात से इत्तफाक किया कि देर से आने वालों पर कोई जुर्माना नाफिज होना चाहिए। फार्मूला भी उन्होंने खुद ही तय किया कि जो 10 मिनट तक देर से आया हो उससे इतना जुर्माना लिया जाए और 10 मिनट से ज़्यादा ताख़ीर होने पर उस दिन की आधी तनख्वाह काटी जाए। एक टीचर ने बताया कि उसे देर इस वजह से हो जाती है कि उसके ज़िम्मा मोहल्ले में बनी हुई मस्जिद को मुरम्मत करवाना है, इसलिए मिस्त्री मजदूरों को सुबह काम पर लगाने में देर हो जाती है। मैंने उसे सुबह 1 घंटे की छूट दे दी ताकि जब तक मस्जिद की मुरम्मत का काम जारी है वो 1 घंटा देर से आ जाया करे। मीटिंग के इख्तिताम पर मैंने ऐलान किया कि जुर्माना की जितनी भी रकम इकट्ठी होगी उससे तनख्वाह वाले दिन पार्टी हो जाया करेगी और सब मिलजुल कर खाएंगे। क्लर्क बाबा की ड्यूटी लगा दी गई कि स्कूल की घंटी बजने के बाद जो भी टीचर लेट आए उसके नाम के आगे खाने में वक्त लिखकर उस्ताद के दस्तखत करवा लिए जाएं।
1 महीने के बाद तनख्वाह की अदायगी वाले दिन हिसाब किताब के मुताबिक कटौतियां की गईं। उसी दिन टीचर्स जब स्कूल में 1 घंटे की ब्रेक के दौरान सामने होटल में चाय वगैरह पीने गए तो उन्होंने मुझ पर दबाव डालने के लिए हड़ताल कर दी और वक्फा के बाद कोई भी वापस ना आया। उनका मुतालबा एक ही था कि उन्हें देर से आने पर पूछा ना जाए और मुझे ये गवारा ना था। मैंने स्कूल में असातिज़ा की तादाद अगले ही दिन पूरी कर ली और कोई क्लास भी बगैर उस्ताद के ना थी। तमाम टीचर्स क्योंकि लोकल थे इसलिए उन्होंने तालिब इल्मों के घरों में जाकर वालिदैन को डराना धमकाना शुरू किया कि ये स्कूल बंद हो रहा है, थोड़े दिनों के अंदर अंदर इसे आग लगा दी जाएगी। कुछ को अगवा की धमकी दी गई, कुछ को ये कहकर बहकाया गया कि स्कूल वाले दूसरे शहर से आए हैं, वहीं वापस चले जाएंगे, आप और हम जद्दी पुश्ती यहीं के हैं और यहीं पर रहेंगे। पूरे शहर में ये अफवाह फैला दी गई कि मेजर साहब अपना सामान समेट रहे हैं और स्कूल को ताले लगने वाले हैं वगैरह वगैरह। खबरें अखबार का नुमाइंदा अपना फोटोग्राफर साथ लेकर मुझे ब्लैकमेल करने आन पहुंचा। उसने साफ अल्फाज में कहा कि कल हमारे बॉस आ रहे हैं, आप उनसे मुलाकात करके किसी मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तफाक कर लें, वगरना रोज़ाना आप और आपके स्कूल के खिलाफ हम इतनी खबरें लगाएंगे कि आप किसी को शक्ल दिखाने के काबिल न रहेंगे। मैंने उसे और उसके फोटोग्राफर को धक्के देकर निकाल दिया और कहा कि उसके जो जी में आए वो करे, होगा वही जो अल्लाह पाक चाहेगा। उसके बाद खबरें अखबार ने जी भर कर मेरी किरदार कशी की और स्कूल के खिलाफ खूब झूठी खबरें लगाईं। बेदखल टीचर्स ने दीना की तारीख में पहली बार दीना चौक पर कपड़े का बैनर लगाकर भूख हड़ताल कर दी, लेकिन नजर बचाकर चोरी से सब कुछ खाते पीते रहे। मेरा तो कोई कुछ ना बिगाड़ सका। मेरा किरदार एक खुली किताब की तरह लोगों के सामने था। मेरी इज्जत और एहतराम को लोगों के दिलों में अल्लाह ताला ने उसी तरह कायम रखा। अलबत्ता स्कूल के बच्चों की अच्छी खासी तादाद को वो उठाने में कामयाब हो गए। खुद मेरा दिल भी अब इस पेशा से उचाट हो गया था। मुझे दुख सिर्फ इस बात का था कि मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने इस स्कूल को बुलंदियों से हमकिनार करने में 16-17 साल बहुत बेलौस मेहनत की थी। माँ सिवाय गुजर बसर के मैंने उस स्कूल में से कुछ न कमाया। स्कूल की तमाम तर बचत स्कूल पर ही लगाता रहा। इब्तदाई सालों में स्कूल की ज़रूरतें पूरी करने के लिए मैंने अपनी बीवी के जेवर बेच दिए थे कि हालात ठीक होने पर दोबारा बनवा दूंगा, लेकिन स्कूल में से दोबारा उस सोने का एक छल्ला तक बनवा के ना दे सका। वालिद साहब के इंतकाल के बाद विरासत में जो नकद रकम मिली उससे एक पुरानी गाड़ी ही खरीद सका। एक दोस्त ने मुझे जेहलम में एक सूफी बुजुर्ग इरफान साहब से मुतारिफ करवाया। इरफान साहब के बारे में पता चला कि वो एक ज़माना में मुस्लिम कमर्शियल बैंक में मैनेजर थे। वल्लाह आलम उन्हें कैसे ख्याल आया कि बैंक में सूदी कारोबार होता है कि जो दीन इस्लाम में हराम है, और वो खुद भी उसका हिस्सा बने हुए हैं। तौबा इस्तग़फ़ार की और इस्तीफ़ा देकर घर आ गए। एक CNG पंप उनकी मलकियत था, उसी पर गुजर बसर होने लगी। जेहलम के रहने वाले थे, दोस्त अहबाब बहुत थे, इसलिए वक्त गुजारी के लिए बाजार में कभी किसी दुकान पर नजर आते तो कभी किसी और दुकान पर गपशप मार रहे होते। अमूमन जिससे भी मिलते उसे अल्लाह पाक के बाबरकत नामों में से चंद की तस्बीह करने की तलकीन करते। अल्लाह पाक भी अपने प्यारे नामों की लाज रखता और बंदे की मुश्किल हल हो जाती। वक्त गुजरने के साथ साथ इरफान साहब की मकबूलियत में इजाफा होता गया। लोग उन्हें ढूंढने के लिए बाजार में सरगर्दा रहते। उनके एक दोस्त ने अपनी फैक्ट्री से मुल्हिक ज़मीन पर तामीरात करवा के उसे दीनी मरकज़ का मुकाम बना दिया। वही मरकज़ अपनी पूरी आन बान के साथ आज भी कायम है। जब इरफान साहब ने वहां बैठना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता आने वालों की तादाद में इजाफा होता गया और बैठक के औकात भी बढ़ते गए। मगरिब की नमाज का वक्त दरमियान में आने लगा तो उस कमरे से मुल्हिक हाल कमरे में सफ़ें बिछ गईं और फिर वो कमरा मस्जिद की सूरत इख्तियार कर गया। दिन गुजरते गए, रौनकें बढ़ती गईं। फिर जुमेरात के दिन रात के खाने का बंदोबस्त भी होने लगा। एक रोज़ कहने लगे, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मस्जिद की सफ़ें कौन लाया, पंखे किसने लगाए और खाने पीने में चीज़ें कहाँ से आती हैं। लंगर खाने वालों की तादाद जितनी मर्जी हो जाए, कभी खाना कम नहीं पड़ा था। इरफान साहब की कुछ सिफात ऐसी थी जो उन्हें दीगर मजहबी मुफक्किरीन से मुमताज़ करती थी। वो तकब्बुर से बदरजाए उत्तम बचने की कोशिश करते नजर आते।
बवक्त नमाज जमात की आखिरी सफ में खड़े होते, खाने के वक्त सबके साथ ही बैठकर खाना तनावल करते, मुलाकात के लिए आने वालों के साथ किसी किस्म का इम्तियाजी रवैया इख्तियार नहीं किया करते थे, बल्कि हर नया आने वाला वहाँ खड़े हुए रज़ाकार से नंबर की पर्ची हासिल करके अपने नंबर के मुताबिक ही अंदर जाता था। नमाज के बाद किसी भी दीनी मसला पर अपना नुक्ता नज़र पेश करने के लिए दूसरों की हौसला अफजाई करते और हर किसी को इजाज़त होती कि वो हाज़रीन से खिताब कर सके या हम्दो नात पेश करे। मरकज़ में कुशादा हाल के साथ अब एक खासी बड़ी मस्जिद भी तामीर कर दी गई है। आज उस दीनी मरकज़ का ये आलम है कि कराची से लेकर पेशावर तक रोज़ाना सैकड़ों मर्द व ख़वातीन इरफान साहब से दम करवाने, तस्बीह लेने और अपने मसाइल का कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल तलाश करने के लिए उनकी खिदमत अक़दस में हाजिर होते हैं। आज 24 अगस्त 2019 को जब मेरा बड़ा बेटा उनसे मुलाकात के लिए गया तो उसका नंबर 5 घंटे इंतज़ार करने के बाद आया और उसने बताया कि वहाँ कम अज़ कम 200 लोग मुलाकात के मुतमन्नी मौजूद थे। अब हफ्ता में 5 दिन मरकज़ खुला होता है, सिर्फ मंगल और जुमा के रोज़ छुट्टी की जाती है और अल्लाह के फजलो करम से इन 5 दिनों में रोज़ाना महफिल ज़िक्र फ़िक्र, अल्लाह सुब्हाना ताला की हम्द और आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नातों का हदिया पेश किया जाता है। बिला तफरीक तमाम हाज़रीन के लिए दोपहर के वक्त लंगर से खाने का इंतज़ाम भी होता है। मैं जब हवाई जहाज़ से स्प्रे करने वाले काम के लिए बहावलपुर जा रहा था तो इरफान साहब से अल्लाह ताला के पाक नामों की तस्बीह लेकर गया था। हर वक्त वो तस्बीह करता रहता, लेकिन फ़ायदा के बजाय उल्टा नुकसान हुआ। वापस आया तो इरफान साहब ने ताकीद की कि तस्बीह ना छोड़ें, इस नुकसान में ही आपका फ़ायदा होगा। अब ये नई अफ्ताद आन पड़ी। अच्छे भले स्कूल का चंद शरपसंद टीचर्स ने सत्यानाश कर दिया और मेरी बरसों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया था। मैं एक बार फिर इरफान साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने फिर वही कहा कि तस्बीह जारी रखें और सब्र करें, बस अब इम्तिहान का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अल्लाह पाक इतने ही बड़े इनाम से आपको नवाजेगा। साथ ही उन्होंने मुझे अपनी मिसाल दी कि जब कुछ दिन ठीक गुजरे और मुझे कोई परेशानी नहीं होती तो मैं फ़िक्रमंद हो जाता हूँ कि कहीं अल्लाह सुब्हानो ताला मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए। हर खसारे में ही हमारे मफादात छुपे होते हैं और नतीजतन मैंने तस्बीह और ज़्यादा कर दी। मेरा स्कूल आहिस्ता आहिस्ता दोबारा संभलने लगा, लेकिन दीना के लोगों से अब मेरा दिल मुतनफ़र हो गया था और सोच रहा था कि मेलसी विहाड़ी की तरफ एक नया स्कूल खोल लूँ। उन दिनों लोग अमेरिका और कनाडा का वीज़ा आसानी से हासिल कर रहे थे। मेरे एक दरीना दोस्त इल्ताफ़ शाह ने भी ख्याल जाहिर किया कि अमेरिका के वीज़ा के लिए दरख्वास्त क्यों ना दे दी जाए। इल्ताफ़ शाह ने अपने और मेरे लिए फॉर्म भी हासिल कर लिए, लेकिन अभी खाना पूरी नहीं की थी कि एक दिन उनका फ़ोन आया कि मेजर साहब अमेरिका को दफ़ा करें, हम दोनों इंग्लैंड के लिए कोशिश करते हैं। मैंने उसी दिन यूके कौंसलेट को स्कूल के लेटर पैड पर ख़त लिखा कि मैं एक रिटायर्ड मेजर हूँ और इतने साल से प्राइवेट स्कूल चला रहा हूँ। स्कूल में मौसम गर्मा की छुट्टियाँ होने वाली हैं। मैं फैमिली के साथ 2 हफ्ते यूके में गुजारना चाहता हूँ। मुझे बताया जाए कि वीज़ा के लिए मुझे मतलूबा ज़रूरियात को पूरा करने के लिए क्या करना होगा। कौंसलेट ने मुझे जवाब में बताया कि मुझे किन कागजात की ज़रूरत होगी। मैंने अपनी फ़ाइल तैयार की और इल्ताफ़ शाह के साथ एक दिन कौंसलेट चला गया। उन दिनों कौंसलेट के बाहर लंबी कतार लगी होती थी और काउंटर पर ही गोरा वीज़ा अफसर फैसला कर देता था कि वीज़ा देना है या नहीं देना। हमने वहीं एक बड़े से पत्थर पर बैठकर फॉर्म पुर किया और कतार में खड़े हो गए। बारी आने पर वीज़ा अफसर के काउंटर पर गए और खिड़की से फ़ाइल अंदर की। गोरे ने फॉर्म पर एक नज़र डाली और फाइल खोली तो सबसे ऊपर कौंसलेट का लेटर लगा हुआ था। मुझसे पूछा ये क्या है, तो मैंने उसे ख़त की तफसील बता दी। उसने फ़ाइल पढ़े बगैर ही बंद करके वापस की और कहा, आप सब के वीज़े हो गए हैं, फ़ीस काउंटर पर जमा करवा दें। गोरा शायद भाम गया था कि जिस बंदे ने वीज़ा के हसूल के बारे में कौंसलेट से पहले ही तफसील से पूछ लिया है, उसने फ़ाइल भी ठीक ही तैयार की होगी। हमारे बाद इल्ताफ़ शाह का नंबर आया तो उन्हें इनकार कर दिया गया। मुझे वीज़ा इतनी आसानी से मिल जाएगा इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक रोज़ पहले एक और जानने वाले ने 1 करोड़ रुपए की बैंक स्टेटमेंट लगाकर वीज़ा की दरख्वास्त दी थी और उसे इनकार हो गया था।
مجھے فوراً عرفان صاحب کی دی ہوئی تسبیح کا اور ان کی تلقین کا خیال آیا کہ ہر خسارے میں ہی ہمارا فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے بابرکت ناموں کی تسبیح پر ایمان اور پختہ ہو گیا تھا۔ آج 18 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں نے الحمدللہ کسی روز تسبیح سے ناغہ نہیں کیا۔ اللہ پاک کی منصوبہ بندی ہماری ناقص عقل سے بہت بلند و بالا ہوتی ہے۔ قارئین کے لیے اللہ تعالیٰ کے وہ نام تحریر کر رہا ہوں جن کی تسبیح عرفان صاحب نے روزانہ 300 بار پڑھنے کے لیے مجھے عنایت فرمائی تھی۔ یا سلام، یا مومن، یا اللہ، یا ولی، یا والی، یا نصیر، یا ذوالجلال والاکرام۔ وہ ٹیچرز جنہوں نے مجھ پر جھوٹی تہمتیں لگائی تھیں، سب کے سب بہت ذلیل و خوار ہوئے، حالانکہ میں نے چند دن کے بعد ہی ان سب کو معاف کر دیا تھا۔ ان میں سے اکثر کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ ایک ٹیچر نواز کا اکلوتا بیٹا تعلیمی میدان میں بہت اچھا تھا۔ میٹرک میں اس نے فرسٹ پوزیشن اور وظیفہ حاصل کیا۔ اگلے ہی سال وہ کسی دوسرے لڑکے کی جگہ پر بیٹھ کر امتحان دیتا پکڑا گیا، اسے قید ہو گئی۔ ماسٹر نواز کو شاید تب ہی اپنی زیادتیوں کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے ایک روز وہ میرے گھر میرے ایک دوست کو ساتھ لے کر آئے اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے انہیں سینے سے لگایا اور یقین دلایا کہ میں تو سب کو پہلے ہی صدقے دل سے معاف کر چکا ہوں۔ حال ہی میں پتہ چلا ہے کہ ماسٹر نواز کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان باغی ٹیچرز میں سے کچھ اور نے بھی پیغامات پہنچائے کہ وہ سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن معافی کے خواستگار ہیں۔ باغی ٹیچروں میں سے ایک اور ٹیچر کی انہی دنوں ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ایک ٹیچر ابھی تک دینا جہلم سواریوں والی وین پر ڈرائیور کی ملازمت کر رہا ہے اور وین کی کھڑکی سے گردن باہر نکال کر دینا دینا یا جہلم جہلم کی آوازیں لگا رہا ہوتا ہے۔ کہاں ٹیچر کا ایک انتہائی قابل عزت پیشہ اور کہاں ویگن ڈرائیوری۔ غرض اللہ پاک نے ان سب کو دنیا میں ہی دکھلا دیا کہ فساد مچانے والے اس ذات باری کو ہرگز پسند نہیں۔ میں آج ایک بار پھر اپنے الفاظ دہراتا ہوں کہ میری پوری زندگی میں جس کسی نے بھی مجھ پر حق نہ حق ظلم کیا، زیادتی کی، ناانصافی کی یا میری حق تلفی کی، میں باہوش و حواس دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سب کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھے اور برے انسان ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ جہاں کچھ شر پسند ٹیچرز نے بلا شبہ دینا پبلک سکول کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، وہیں پر کچھ ٹیچرز ایسے بھی تھے جنہوں نے سکول کا اور ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ ان میں باجی عابدہ، مس غرفہ، مس نادیہ، تبسم رسول قریشی اور ظہیر احمد سر فہرست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب حق اور سچ کا ساتھ دینے والوں سے ہمیشہ راضی رہے، آمین ثم آمین۔ دینا پبلک سکول تو نہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری عزت میں کمی نہ آنے دی۔ وہ طالب علم جو میرے سکول میں پڑھتے رہے، ان میں کوئی انجینئر بنا، کوئی نیوی میں افسر اور کوئی ڈاکٹر، لیکن وہ نہ تو دینا پبلک سکول کو بھولے اور نہ ہی مجھے۔ اکثر اب تک رابطے میں ہیں۔ میں نے اپنی سی بھرپور کوشش کی کہ میرے سکول کا ہر بچہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیوں میں بھی حصہ لے۔ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ہر بچے کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنی باری آنے پر اسمبلی میں سٹیج پر آ کر کچھ نہ کچھ ضرور بولے۔ بچوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جاتے تھے تاکہ ان کی جھجک ختم ہو اور زندگی میں انہیں کبھی بھی دل کی بات زبان پر لانے میں مشکل پیش نہ آئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ٹیچرز نے ہڑتال کی اور میں نے بچوں کے والدین اور صحافیوں کو ایک پریس کانفرنس میں اکٹھا کیا، تو ایک ہونہار طالب علم فواز سہیل مجمع میں سے اٹھ کر روسٹرم پر آ گیا اور خوب دھڑلے دھار تقریر کر ڈالی۔ چند دن پہلے ہی خبر ملی کہ اب اس نے مانچسٹر یونیورسٹی سے لاء میں ڈگری حاصل کر لی ہے۔ امید واسق ہے کہ وہ مستقبل میں بہترین وکیل ثابت ہوگا۔ یہ اسکول کی عطا کردہ خود اعتمادی ہی تھی جس کی بدولت دینا پبلک اسکول کے طالب علم نے آل پاکستان کوئز مقابلہ میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ ٹرافی جیتی۔ منگلا ایجوکیشن بورڈ سے بچوں کا جماعت پنجم کا امتحان دلوایا تو ہمارے بچے نے منگلا بورڈ میں اول پوزیشن حاصل کی۔ معمول کے تفریحی دوروں کے علاوہ ہر 3 مہینے میں ایک دفعہ اسکول کے بچوں کو کسی نہ کسی فیکٹری کا وزٹ کروایا جاتا، جن میں پنجاب آئل مل، جوس فیکٹریاں، پیپر مل، ٹیکسٹائل مل، فلور مل، رائل فینز،
पेप्सी फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री, सर्विस फैक्ट्री और बाटा फैक्ट्री भी शामिल थीं, जिससे उनकी मालूमात में बेशबहा इजाफा होता था।